गांव में अंगूरी नाम की एक सुंदर लड़की रहा करती थी। पूरे गांव में केवल अंगूरी ही पढ़ी लिखी थी। पढ़े लिखे होने की वजह से अंगूरी बहुत घमंडी थी। वह गांव के लोगों को अनपढ़ गंवार और जाहिल समझती थी। एक दिन गांव का मुखिया राजेश और रिंकू को लेकर गांव की खेती के बारे में चर्चा कर रहा होता है। अरे पता नहीं किसने मेरे बगीचे की ऐसी हालत की है। अरे मैं कहता हूँ, अगर आम खाना भी था तो तोड़ कर ले जाता। अरे इस तरह से मेरा बगीचा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। कालू जोर जोर से रो रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर धीरे धीरे गांव वाले वहां जमा होने लगते हैं। भोला भाई, अरे मेरे बगीचे की हालत देखो। पता नहीं किसने ऐसा किया है। आप लोग तो जानते ही हैं, मैं कोई भी और काम करने के लायक नहीं हूं। अरे कैसी बातें करते हो काली भैया। अरे इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी खुशियों से जले। तुम तो जानते ही हो, पूरा गांव जितना हो सकता है तुम्हारी मदद ही करता है। अरे लेकिन आप ही बताइए कि फिर यह बगीचे की हालत आखिर किसने और क्यों की होगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो दोस्त, आज रात को मैं तुम्हारे बगीचे की रखवाली करूंगा और कोई भी तुम्हारे बगीचे में घुसेगा तो तुम्हें सूचित करूंगा। शहर से दूर एक छोटे से गांव महेवा में रवि और उसकी पत्नी नीरा ने अपना नया घर बसाया था। रवि के पिता पहले ही गुजर चुके थे और अब मां कमला देवी उनके साथ रहने आ गई थी। कमला देवी उम्र में काफी बड़ी थीं और उनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। नीरा अपनी सास का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन कमला देवी हमेशा उसे ताने देती रहती। आजकल की बहुएं बस अपने सुख देखती हैं। हमारे जमाने में बहुएं सास की पूजा करती थीं। नीरा ने कभी कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद कमला देवी अचानक बीमार पड़ गईं। एक रात उन्होंने नीरा को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद मुझे हमारे पुराने कच्चे मकान में ही दफना देना। वही मेरी असली जगह है। अगले ही दिन कमला देवी चल बसी। कमला देवी की अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें उनके पुराने घर में दफना दिया गया। उस मकान को गांव वाले भूतिया घर कहते थे। कहते थे कि उस घर में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। नीरा ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय बर्तन अपने आप गिर जाते, खिड़कियां अपने आप खुलती और अक्सर नीरा को किसी औरत की आवाज सुनाई देती। नीरा नीरा, मेरे लिए दूध गरम कर ला। रवि ने इसे नीरा का वहम समझा, लेकिन नीरा जानती थी उस आवाज में वही ताने थे जो उसकी सास उसे दिया करती थी। सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और आंखें गुस्से से लाल थीं। नीरा, मेरी बातें नहीं मानी ना? अब तुझे भी मेरे साथ रहना होगा। आवाज गूंज उठी। नीरा चीख पड़ी, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। वो हिल भी नहीं पा रही थी। कमरे का तापमान गिरने लगा। हवा में धूल उड़ने लगी। तभी रवि भागता हुआ आया और जैसे ही उसने नीरा को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उसकी माँ कमला देवी थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं, एक चुड़ैल बन चुकी थी। गांव के एक बुजुर्ग हरिया बाबा ने बताया, तेरी सास ने अपने जमाने में अपने पति को काले जादू से मारा था ताकि उसकी सारी जमीन उसके नाम हो जाए। उसकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाई। उसी पुराने मकान में उसने कई औरतों की बलि दी थी। अब वो अपनी बहू को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। नैन्सी और सुमी दोनों की हाल ही में शादी हुई होती है। दोनों शिमला से हनीमून मनाकर घर की तरफ जा रहे होते हैं। बस थोड़ी देर का सफर है, उसके बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे। अरे माँ जी का कॉल है। ओफो, ये माँ और प्रतीक भी ना हमारे रोमांस के बीच आ जाते हैं। चुप रहो। उन दोनों के सिवा है ही कौन हमारा? उन दोनों को हमारी चिंता हो रही होगी। मैं कॉल उठा लेती हूँ। जी माँ जी। देवर जी, हम दोनों निकल चुके हैं। बस 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है बहू। सुमित बेटा, जंगल के रास्ते जल्दी जल्दी आ जाओ। और हाँ भैया, भाभी हमारे लिए शिमला से कुछ लाए हैं या नहीं? अरे छोटे कुछ नहीं, बहुत कुछ लाए हैं। अब हम दोनों के पास केवल 2 से 3 घंटे ही हैं। फिर हमारा हनीमून खत्म हो जाएगा। स्पेंड करने दे ठीक से। देखो सुमित, यहाँ पर एक बोर्ड है। उस बोर्ड पर जीवनपुर लिखा होता है। जीवनपुर। लगता है ये एक गांव है और ये इस गांव के अंदर जाने का शुरुआती रास्ता है। चलो नैन्सी, इस गांव में ही चलते हैं।
क्या पता यहाँ पर कोई घर मिल जाए। नैन्सी और सुमित दोनों उस गांव में कदम रखते हैं। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और हर तरफ काले बादल छा जाते हैं। ये भगवान, ये वातावरण अचानक से बदल कैसे गया? खैर एक हवा ही तो है, कोई सुनामी थोड़ी ना आई है। हाँ ठीक है। फिर वो दोनों गांव में आगे चलते हैं, लेकिन वो गांव पूरी तरह खाली होता है। वहां कोई इंसान या जानवर नहीं होता। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। कुछ दरवाजे खुले हैं, कुछ बंद है। सामान तो है पर लोग नहीं। लगता है गांव में कहीं कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मैं जानती हूँ, गांव में जब भी कुछ बहुत बड़ा होता है ना, तो सारे गांववासी वहां पर चले जाते हैं। आज भी इस गांव के लोग वहीं गए होंगे शायद। हाँ नैन्सी, शायद तुम सही कह रही हो। हमें आगे चलते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। गांव में आज फिर से चुड़ैल आई थी और गांव वाले डर से बाहर नहीं निकलते हैं। चुड़ैल को लेकर गांव वाले बहुत परेशान थे। शाम होने से पहले लोग अपने अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। तभी दिनेश नाम का एक गांव वाला बोलता है, राम नाम बोलते चलो। भाइयों, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। रात होने से पहले हमें इस जंगल से निकलना चाहिए। अरे दिनेश भाई, चले तो जा रहे हैं। अब काका का शरीर ही इतना भारी है तो क्या करें? जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करके देखते हैं। हाँ, बस राम का नाम लेते चलो। अरे भैया, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, इस जंगल के रास्ते से रात में कोई भी जिंदा नहीं निकला है। मैं बस इसीलिए ही जल्दी जल्दी चलने को कह रहा हूँ। चलो भाइयों, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ रे। फिर गांव वाले और दिनेश जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जंगल से बाहर निकलने की सोच ही रहे थे कि तभी डरावनी आवाज आ रही थी। यह सुनकर दिनेश डरने लगता है। मैंने तुम सबको बोला था जल्दी जल्दी चलने को, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब देखो, रात हो गई है। अब पता नहीं क्या होगा। आप भी ना दिनेश भाई बहुत ही डरपोक हो। अरे क्या होगा? इतने सारे गांव वाले हैं, यहाँ पर किसी की शामत आई है क्या जो इतने गांव वालों से पंगा लेगा? हैं? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर गांव वाले दोबारा से चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल में अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। यह देख काका बोलता है, अरे ये एकदम से मौसम कैसे बदल गया? इतनी तेज हवाएं, ये सब क्या हो रहा है? तभी वहां एकदम से आवाज आती है, भाग जाओ यहां से, नहीं तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागो यहां से। देखा, मैंने कहा था ना, जल्दी जल्दी करो, लेकिन तुम सब नहीं माने। अब भुगतो, ये शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो चला यहां से। ऐसा कहकर दिनेश वहां से भागने लगता है, लेकिन वहां लोमड़ियों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। अरे दिनेश भैया, ये सब क्या हो रहा है? तुम सही कह रहे थे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो इतना डरावना है ये सब। राजू की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी वह भूत हंसने लगता है। गांव वाले यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं और इधर-उधर भागने लगते हैं। अरे अरे, मर गया रे, कहाँ फंस गया रे? बीवी ने रोका था कि मत जाओ, लेकिन नहीं राजू, तुझे तो रिश्तेदारी निपटानी थी। ये सब क्या हो रहा है? ये तो हमें ही मार डालेगा। बड़ा आए थे मुझे मारने के लिए, सबको मार डालूंगा। वहां चुड़ैलों का वास था। यह चुड़ैलें शाम के बाद उस जंगल के आसपास आने जाने वाले हर आदमी को मार डालती थीं। चुड़ैलों की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। इस वजह से वो हर इंसान को अपना दुश्मन समझती थी। इन इंसानों ने मेरी और मेरी छोटी बहन की जान ली थी। अब मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सही कह रही हो चुड़ैल बहन, इन इंसानों ने हम दोनों को बहुत बुरी तरह मारा था। अब हम दोनों मिलकर जो भी यहाँ से गुजरेगा उसको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उधर जंगल गए गांव वालों की मौत की खबर बाकी गांव वालों को मिलती है। यह सुनकर सब गांव वाले दुखी हो जाते हैं और सरपंच के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे सरपंच जी, कुछ करिए। उस खूनी जंगल ने फिर से कई गांव वालों को मार डाला। अब हम क्या, तुम्हारी सब पीड़ा समझता हूं मैं, अमन बेटा, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? जंगल में क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि वहां से कोई भी आज तक जिंदा नहीं आया है सरपंच जी, इस तरह हाथ पर हाथ भरकर बैठने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें कुछ करना होगा।
नहीं तो इस तरह पूरा गांव खाली हो जाएगा एक दिन। गांव वाले और सरपंच अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन पास के गांव के सरपंच राजेंद्र नगर के अंदर एक मुर्गे की दुकान पर आते हैं और मुर्गे की दुकान के मालिक नवीन से कहते हैं, अरे मुर्गे वाले भैया, ये मुर्गे का मांस कितने का दिया? अरे सरपंच जी, आप जैसे देवता आदमी से पैसे लेकर मरना है क्या? आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है। तुम मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो, उसका शुक्रिया। लेकिन अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं तुमसे मांस नहीं खरीदूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत करो। आपको जो भी ठीक लगे इस गरीब को दे देना। ठीक है, ऐसा है, कल शाम को मेरे घर पर पार्टी है। वहां पर 20 किलो मुर्गे का मांस लगेगा। तुम कल शाम को मुर्गे लेकर आ जाना। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं और नवीन भी उन्हें हाँ कर देता है। लेकिन उनके जाने के बाद उसे जंगल के बारे में याद आता है। अरे मर गया रे, ये मैंने क्या कर दिया? सरपंच जी को मैंने हाँ क्यों कर दी? उनके गांव के रास्ते में तो वो मनहूस जंगल आता है। अब मैं क्या करूं?